हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अभी हाल ही में इज़राइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। इज़राइल का दावा है कि उसका हमला कामयाब रहा। ईरान कहता है कि वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। हमने आपको कल ही तेहरान से भी एक इंटरव्यू सीनियर जर्नलिस्ट हिसामुद्दीन मुहाजिरी का आप तक पहुंचाया और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खबरें जहां से भी सही और सटीक मिल सकें वो आप तक पहुंचाई जाती रहें ऐसे दौर में जबकि प्रोपेगेंडा है हर तरफ। और ये जो हमारे यहाँ के गोदी मीडिया, बल्कि अब तो न सिर्फ मोदी के गोदी मीडिया बल्कि नेतन्याहू का भी गोदी मीडिया जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो जो कुछ आपको बताता है वो बिल्कुल ऐसा लगा देता है जैसे अभी 2 दिन पहले ये बताया कि जैसे शायद पूरा ईरान खत्म हो जाएगा। तो ये इस सब से बचते हुए सीधी खबरें आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं और आप भी काफी पसंद कर रहे हैं। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से मिल रहे हैं। वो फिलिस्तीन के कॉज के लिए एक तरह से पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी। वो 2010-2011 में कॉन्वॉय टू गाजा, मार्च टू जेरूसलम, उसमें काफी लीडिंग रोल रहा जिसमें बहुत से मुल्कों के लोग थे। और अब भी जब से ये जंग शुरू हुई है तकरीबन 13 महीने हुए हैं, इसमें उन्होंने तुर्की, ईरान, रूस, इन मुल्कों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। और अभी नवंबर में 6, 7, 8 में वो फिर मॉस्को जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कोई कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद वेनेजुएला भी जा रहे हैं। वेनेजुएला बहुत ही सिंबॉलिक एक नजरियाती मुल्क है, वहां भी जा रहे हैं। यानी जिस तरह से दुनिया में ताकत का बैलेंस बदल रहा है उसको वो नजदीक से देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन तजुर्बात को हमारे साथ शेयर करते हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जब आपको इजराइल के ईरान पर हमलों की खबर आपको मिली तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपको क्या लगा? क्या क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या कुछ हुआ? और आपका अपना असेसमेंट क्या है इस सिलसिले में? उन्होंने बोला तो बहुत कुछ था और बाद में तो मजाक बन चुका कि मैंने जब गूगल किया, सॉरी ट्विटर पे गया था, तो पीपल वर मॉकिंग इजराइल। तो ट्रेंड हो रहे थे, लाफिंग एट इजराइल एंड मॉकिंग एट इजराइल। तो इजराइल ने जो दावे किए थे कि मैं उनके इकोनॉमिक टारगेट्स, ऑयल टैंकर्स, रिफाइनरीज, न्यूक्लियर प्लांट्स, मिलिट्री ऑब्जेक्ट, मतलब मैं गाजा बना दूंगा बेसिकली तेहरान वगैरह को। ठीक है? और ईरान ने तो बोल दिया था भाई तुम आ जाना, फिर देखो क्या होता है, आधे घंटे के अंदर तुम्हारा जो हाल होगा वो हम लोग क्या करेंगे। तो ये जो जिसको मैं पागल कुत्ता बोलता हूँ, ये इतना टाइम लगा दिया इससे मारने में, ठीक है, कि वो सोचता रह गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और अमेरिका का भी बहुत दबाव था, क्योंकि ईरान ने तो क्लियर कट कहा था कि अगर हमारे और ऑयल रिफाइनरी पे हमला होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, सुएज कनाल, रेड सी सब बंद हो जाएगा। उसके बाद देखो दुनिया की इकोनॉमी क्या होती है। इलेक्शंस अमेरिका के कुछ दिनों के बाद है, कुछ हफ्तों, एक आध हफ्ते की बात है। और अगर वो आता तो कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी हार जाती। इसलिए इसी दौरान सेक्रेटरी से ब्लिंकन आके बैठ गए थे रीजन में। प्रिंस सलमान के साथ भी उन्होंने देखी थी कि मीटिंग है। तो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा दबाव है इसराइल पे कि तुम इतना ही करना, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए जितना छोटा मोटा करना है कर लो, मगर इतना इज्जत खत्म हो गई इसराइल की कि दुनिया ने देख लिया कि इसकी कोई औकात नहीं। फिर भी कुछ जानने पहचानने वाले मित्र है जो प्रो इसराइल लाइन लेते हैं हमारे, उनको कुछ पता नहीं ये सब चीजों के बारे में। मगर देखो इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, देखो ईरान को क्या करना है, बोला कुछ नहीं होना है। और ईरान की जो तैयारी है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, ईरान की तैयारी है अमेरिका से मुकाबला करने। इसराइल के साथ तो मुकाबला का मामला ही नहीं है। तो द पॉइंट इज के जैसे अटैक हुआ, मैं तुरंत इंफॉर्मेशन के लिए गया। ईरान के लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि भाई मिसाइल किधर है। फिर अगले सुबह तो जॉगिंग करने के लिए कुछ औरतें लगी थी, तो वो यूट्यूब वाला गया कि आपको डर नहीं लग रहा, तो वो औरतें हंसने लग गई। और एक छोटा मोटा कहीं कुछ आग लगी थी, तो उसको बताया गया कि इतना बड़ा हमला हुआ है। तो ईरान के लोग हंसते थे, दुनिया के लोग हंसते थे। तो एक एक इजरायली चैनल ने लिखा भी है कि इससे तो अच्छा कि वो कुछ नहीं करते, आज हमारी बंदमुखी खुल गई है और दुनिया की हमारी औकात पता चली। तो मजाक बनते थे।
तो पॉइंट आप देखें कि गाजा में जो नेतन्याहू की ऑब्जेक्टिव थे कि मैं हॉस्टेज को वापस दूंगा, हमास को हरा दूंगा, उसमें वो टोटली फेल हो गए। 1 महीने से लेबनान की बॉर्डर पे अटैक हो रहा है, वो कुछ पता चला कि 200 मीटर शायद कुछ अंदर जा पाए हैं। तो 1 महीने के बाद इतनी बड़ी ताकतवर आर्मी जिसको अपने आप को बोलते हैं पूरी दुनिया मानती है, मैं तो नहीं मानता हूँ, वो 200 मीटर 1 महीने के बाद दे पाया है, और वो भी 200 मीटर कल परसों तक भाग जाएगा। ठीक है, ये उनके हाल है। 33 मेरकावा टैंक उड़ गई है मिनिमम के, लगभग 1900 सोल्जर बुरी तरह से घायल हो गए, पता नहीं कितने मर गए हैं। तो ये हालत है इजराइल की लेबनीज बॉर्डर पे। और उसके बाद जो ईरान को अटैक करके उन्होंने जो अपनी बच्ची कुची जो इज्जत थी दुनिया में, वो भी गवा दी है। ये पूरे पिछले 4-5 दिनों की पूरी कहानी। और उसके बाद और माफ कीजिए अहमद भाई कि ये टाइमिंग, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो चीजें होती है उसके टाइमिंग का भी मसला होता है। ठीक है, ये ब्रिक्स के एक दिन बाद ये अटैक हुआ है। 22 से 24 ब्रिक्स थी, और 25 तारीख को इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, ताकि जो ब्रिक्स का न्यूज साइकिल बने ना, वो ना बने। ब्रिक्स के दौरान 22 से 24 जो ब्रिक्स हुई, एक दिन पहले कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, ताकि भारत और पाकिस्तान का टेंशन बढ़े। ब्रिक्स के दौरान तुर्की पे आतंकवादी हमला हुआ, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था, तुर्की के प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री पे जो अटैक हुआ था, एर्दोगान को ब्रिक्स छोड़ के भागना पड़ा। ब्रिक्स के दौरान और एक आतंकवादी हमला हुआ जो कश्मीर में, और उसके बाद तुरंत जब 25 तारीख को इसराइल ने ईरान पे हमला किया, टारगेट ये था कि ब्रिक्स पे दुनिया में कोई चर्चा ना हो, ब्रिक्स की कोई न्यूज साइकिल ना बने। तो ये 25 तारीख का इसराइल का हमले का एक बहुत बड़ा एजेंडा था। उसमें वो कुछ चल नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रिक्स का दुनिया में सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो G7 तो भी गिरती भी नहीं उसके सामने। तो साउथ, जो ग्लोबल साउथ है प्लस रशिया, आज उभर कर एक बड़ी ताकत बन चुकी है, और उसके सामने अमेरिका यूरोप का कोई उत्तर नहीं है। आप देखें कि सर्बिया और स्लोवाकिया के स्टेटमेंट आ रहे कि हम तो ब्रिक्स की तरफ जाएंगे। जॉर्जिया में जो इलेक्शन हुए, यूरोपियन यूनियन में जाना है कि रशिया के साथ जाना है, तो जो गवर्नमेंट है, जो प्रो रशिया गवर्नमेंट है, वो जीती है, और अमेरिका वो इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट करने देता है। तो बहुत सारी जगह पे अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और इसराइल वाली तो का जो फोर्स है वो पॉलिटिकली हार रहा है, और जमीन पे तो हार ही रहा है। अच्छा, आपने आपने ब्रिक्स के दौरान कई मुल्कों में आतंकवादी हमलों का जिक्र किया, और जिसमें जाहिर है तुर्की वाला हमला सबसे बड़ा था, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो कुर्दों के खिलाफ हुई सीरिया और इराक में। और कुर्दों के रिश्ते इजराइल से नजदीकी बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, बाकायदा अरबिल में मोसाद और CIA के अड्डे हैं। यानी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल जो है वो खुद अपने कुछ आतंकवादी ग्रुप्स पालता है, जब उसे जहां जरूरत होती है वो हमले करा करके मीडिया को डाइवर्ट कर देता है, ताकि दुनिया की पब्लिक ओपिनियन उसके हिसाब से चले? जी, और ये सिर्फ इसराइल की बात नहीं है, बेसिकली इट इज मतलब अमेरिका इसराइल उसमें एक ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मोसाद के भी बेसिस है, CIA की भी बेसिस है, एयरविल में आपकी बात एकदम सही है। पॉइंट ये है कि टर्की नेटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और अगर टर्की भी अभी रशिया के करीब जा रहा है इकोनॉमिकली, रशिया टर्की को एक गैस और ऑयल का हब बना रहा है, एनर्जी का हब बना रहा है, और टर्की आके ब्रिक्स की मीटिंग में बैठकर एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, तो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो उससे एक आतंकवादी हमला करवा गया था, एर्दोगान को तुरंत वहां से निकलना पड़ा। दूसरी जो बात है कि भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बने रहे, पाकिस्तान में उस किस्म के प्रो अमेरिकन तत्व है ही, तो कश्मीर में 2 आतंकवादी हमले करवाए थे। ठीक है, मगर इस बार भी ब्रिक्स में आतंकवाद का इशू कोई बड़ा नहीं बन पाया। इंपॉर्टेंट कि इंडिया भी ये गेम समझ रही है। जो इंपॉर्टेंट बात हुई, जो मुझे पहले से यकीन था कि होगा, ब्रिक्स के पहले एक दिन पहले इंडिया और चाइना का आपस का लैंड का जो मैटर है, लद्दाख का जो बॉर्डर का मैटर है, वो भी रिजॉल्व हो गया। तो जो 4 बड़े प्लेयर्स है, इंडिया, रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान, ये चारों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व होते जा रहे हैं। मेन था इंडिया चाइना के, चारों के बीच में इंडिया चाइना का बड़ा मैटर था, और उसमें डेफिनेटली पुतिन ने रोल किया होगा कि जी और मोदी जो उसके अच्छे दोस्त है, कि ये 3 जो फाउंडिंग मेंबर्स एक्चुअली ब्रिक्स के, वो तो साथ में रहे। ओके,
क्योंकि इफ यू गो बैक टू द नॉन अलाइंग मूवमेंट एंड टू द बांडो कॉन्फ्लिक्ट इन 1955, तब जब नॉन अलाइंग मूवमेंट बना, तो वो टाइम पे रशिया और चीन में डिवीजन हो गए थे। इस बार जो फर्क है कि रशिया और चाइना टोटली एक साथ आ गए हैं और दे आर टोटली स्टैंडिंग विद द एक्सेस ऑफ द रेजिस्टेंस इन मिडिल ईस्ट। ईरान के साथ खड़े हैं, पूरे की पूरे पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन, ये पूरे एक्सेस के साथ आज रशिया और चाइना दोनों खड़े। ये बहुत बड़ा क्वालिटेटिव चेंज है जो एक्चुअली 600 साल का इतिहास था। इन दैट कॉन्टेक्स्ट नाउ अमेरिका क्या और करेगी ताकि ब्रिक्स को तोड़ा जाए, हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसलिए हम लोग ने और एक एजेंडा बनाया कि इंडिया में हम लोग ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंसेज अलग अलग शहरों में करवा, ताकि ब्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है, उसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस और अभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वो समझ में आया है। क्योंकि मोदी जो इजराइल में कर रहा है वो गलत कर रहा है, अगर मोदी जो रशिया में कर रहा है और ब्रिक्स के साथ कर रहा है वो सही कर रहा है। वी हैव टू डिसाइड हमारी सरकार कहाँ सही कहाँ गलत है, हमको क्या उसको अपोज करना है, क्या सपोर्ट करना है। तो ये बहुत ही अहम चीज है कि ब्रिक्स में तुर्की एक्टिव नजर आ रहा है, सऊदी अरब भी इंडिकेट कर रहा है कि वो भी उस तरफ जाना चाहता है, ईरान ऑलरेडी मेंबर बन चुका है। तो ये जो एक ईरान के रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी बेसिक थी, जिसमें ये कहा जाता था कि इस इलाके में फॉरेन फोर्सेस की प्रेजेंस बिल्कुल गलत है, उसे यानी अमेरिका को वापस चला जाना चाहिए। तो ये अगर इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और कोई सैबोटेज नहीं होता, जैसा कि आपने इशारा दिया है, तो इसका मतलब तो ये है कि इजराइल जंग हारने के बाद में और इन बाकी मुल्कों के ब्रिक्स की तरफ झुकाव के बाद में अमेरिका तो वैसे ही तनहा होता चला जाएगा इस इलाके में। आप क्या इस तरह से देख रहे हैं? एग्जैक्टली राइट। देखिए, इंडिया का एग्जाम्पल देखकर वापस बात करूंगा। 20 साल पहले चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, वाजपेयी की सरकार हो, या उसके बाद जो मोदी जी की सरकार आई, उसका झुकाव अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा था। और उसी में हम लोग देखते रह गए कि पाकिस्तान और रशिया करीब हो गए, पाकिस्तान और चाइना तो करीब ही थे, बाद में रशिया और पाकिस्तान भी करीब हो गए। उसके बाद मोदी की सरकार ने अपना रिकैलिब्रेट करना शुरू कर दिया अपने ये रिश्तों को। तो रशिया के साथ वो भी समझ आता है कि रशिया के साथ हमारा जो पुराना रिश्ता है नेहरू जी के कारण, वो बहुत ही सॉलिड है। रशिया ने कभी इनको बिट्रे नहीं किया, अमेरिका क्या करेगा उसका कोई पता नहीं। उसके बाद अमेरिका ऑल ऑफ सडन भाग गया अफगानिस्तान से, तब तो यहाँ भी विश्वास और भी कम हो गया कि भाई ये कब क्या करेगा, और हमको तो बताया भी नहीं और वो निकल गए। तालिबान के साथ जो ट्रम्प की बात चल रही थी तो इंडिया को इन्वॉल्व भी नहीं किया था। हम लोग कितना ट्रम्प 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 करते हैं, अगर ट्रम्प ने एक बार भी इंडिया को दुआ में नहीं बुलाया। तो ये सब देखने के बाद इंडिया और रशिया के टाइज और भी स्ट्रॉन्ग होने लगे। पॉइंट इज के जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट को समझ में आया गया कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर अभी डिक्लाइन में है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस का भविष्य नहीं है। ये रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, वेनेजुएला, ब्राजील, ये जो अलग अलग कंट्रीज है ग्लोबल साउथ के, अभी भविष्य उधर है। तो इसलिए ये जब ब्रिक्स बना था तो इतना इंटरेस्ट ना इंडिया ले रहा था ना चाइना ले रहा था। चाइना का संबंध वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ बहुत जुड़ा था, जुड़ा भी है, और इंडिया भी ज्यादा करके वहीं देख रहा था। मगर पिछले 20 सालों में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिफीट्स के बाद, जैसे अफगानिस्तान में उनका डिफीट, इराक में डिफीट, और अमेरिका की जो बर्बादी लिबिया में फैलाई, सीरिया में फैलाई है, और अमेरिका का इंक्रीज आइसोलेशन बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड ऑन पैलेस्टाइन, तो चीजें रीओरिएंट होने लगी। और मैं मानता हूं कि इंडिया अपने हित में अमेरिका से थोड़ा दूर होते जा रहा है। ओके, और अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इजराइल के साथ जो ये सरकार के संबंध है, और वो भी कैलकुलेट होगा कि जब इजराइल इतना वीक पावर है तो उसके साथ हम लोग किस हद तक चले। और वो भी अमेरिका का दोष है कि 30% दुनिया पे आपने सैंक्शन लगा के रखे हैं, तो लोग करेंगे क्या? तो रशिया ने वही बोला कि ये तो दोष आपका है, ट्रम्प ने भी बात बोल दी है। तो अभी दुनिया के देश अपने अपने सॉवरेन करेंसीज में ट्रेडिंग करेंगे। भाई डॉलर का क्यों जरूरत है? हम रशिया के साथ रूबल में कर रहे हैं, चाइना के साथ युआन में कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे देश भी वही करने जा रहे हैं। और उसके साथ एक ब्रिक्स यूनिट की भी बात हो रही है, वो तो सबसे बड़ी ज्यादा खतरनाक बात है अमेरिका के लिए, कि अगर डॉलर का ही रोल कम होते जाएगा तो अमेरिका पे जो कर्जा है और जो डॉलर दुनिया का आते रहता है उनके देशों में, वो सब जो बंद होगा, वो इकोनॉमी को और भी समझना होगा कि ये कितना बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। मगर खतरा है जरूर। ओके, इन दैट कॉन्टेक्स्ट जैसे जैसे अमेरिका वीक होगा
तो उंगलियां उठेगी इजराइल की तरफ, ये भी आप समझ लीजिए। इसके कारण हम लोग डूबे, इसके कारण पॉलिटिकली आइसोलेट हो चुके हैं, इसके कारण इसके अलग अलग जो वॉर्स में हम लोग को फंसा के रखा है, कभी इराक का वॉर, कभी लीबिया का वॉर, कभी सीरिया का वॉर। तो ये सब उंगलियां जूइश लॉबी के खिलाफ उठने वाली है कि आपने अमेरिका को बर्बाद किया। तो क्या एक बार फिर वो लोग वहां मार खाने वाले वहां से भगाए जाएंगे, उनको भी खुद सोचना चाहिए। ठीक है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक हमारा जो रोल होगा अभी इंडिया में कि ये पूरा जो नरसंहार है, जो ह्यूमन डिजास्टर है, होलोकॉस्ट है, उसके बारे में इंडिया में बात करनी। दूसरा है कि दुनिया का पूरा पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर भी बदल गया है, इसलिए ब्रिक्स का महत्व, इंडिया का रोल। तो उस प्रकार से हम लोग इंडिया की पब्लिक को, राजनीतिक दलों को और सामाजिक संगठनों को साथ में लाकर ये पूरा एक नैरेटिव इंडिया में हम लोग बना पाएंगे। इतना मुश्किल काम नहीं रहा है एक्चुअली। जो अपराइजिंग है वो उससे दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया है, पूरी दुनिया को नैरेटिव को बदल दिया है। और वो आदमी का नाम है याया सिनवर और हमारे सैयद हसन नसरुल्लाह हुसैन, जनरल कासिम सुलेमानी, इस्माइल हानिये, जिन्होंने इतना बड़ा सब, ये हमारे जो बड़े मार्टर्स है, ये सब उनके त्याग के कारण आज दुनिया का पूरा नैरेटिव बदल चुका है। यानी जिनको अमेरिका और उनके साथी और इजरायली जिनको टेररिस्ट कहते थे, उन्होंने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल दी है। ये आप कहना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक जमाना था, मैं आपको बताऊं, 2006 वाली जंग जब हो रही थी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, मैं इत्तेफाक से लंदन में था और एक किसी थिंक टैंक में कोई बात हो रही थी। मैंने एक सवाल के लिए हाथ उठा दिया कि भाई, दो पार्टियां लड़ रही हैं, एक पार्टी को हथियार पहुंचना जायज है, दूसरे को आप कहते हो नाजायज है, ये क्या तरीका है आपका? तो वो कहते हैं भाई वो नॉन स्टेट एक्टर है, इसलिए उसको हथियार कोई नहीं दे सकता। तो ये जो जिनको ये नॉन स्टेट एक्टर कह करके रिजेक्ट कर देते, और अब वही नॉन स्टेट एक्टर्स ने इनको ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया कि अब इनकी अपनी ताकत जो है वो बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही है। तो ऐसी ये जो नई दुनिया बनने वाली है, जो नया ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर जिस तरह से बदलने के इशारे सामने नजर आ रहे हैं, इसमें खुद ईरान जिस बिहेव कर रहा है, उसको ये नया वेस्ट एशिया कैसे होगा, क्या होगा? ये जो अरब हुकूमतें हैं, क्या ये इस बड़ी आंधी से भी बच करके अपने आप को कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बचेंगी, या ये चली जाएंगी? देखिए, अरब में दो किस्म के अरब है। एक है जो अरब है वेस्टर्न, मतलब मेडिटेरियन दरिया के जो कल्चर है, पूरा मेडिटेरियन कल्चर, और दूसरा है गल्फ अरब कल्चर। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि लोग बोलते हैं अरब देश, अरब जो शासक है। तो जो वेस्टर्न, जो मेडिटेरियन कल्चर है, जो दरिया वाला कल्चर है वो, और जो डेजर्ट वाला कल्चर है वो, दो अलग कल्चर है। ठीक है। तो जो गल्फ अरब मोनार्कीज है, उसमें सबसे खतरनाक आदमी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। सऊदी में थोड़ा परिवर्तन आया है। सऊदी और ईरान के जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुए हैं। ये बहुत कुछ कमाल की बातें हो रही है। ओके, प्रिंस सलमान पे बहुत प्रेशर आया, वो एक्चुअली ब्रिक्स पहुंच नहीं पाए। और पता चला है कि जो 3-4 जो बड़ी कंपनियां हैं, एक जो ब्लैक रॉक है, सिटी बैंक है, उनकी अलग से कुछ बैठक हो रही है सऊदी के साथ। ठीक है। तो प्रेशर तो बहुत आने वाला है, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर ये देशों पे बहुत आने वाला है। ठीक है। मगर ये कैलकुलेट करते करते ही, क्योंकि सब जो फंसे पड़े थे इनके शिकंजे में, वो शिकंजे से निकलने के लिए तो वक्त लगेगा। मगर 7 अक्टूबर ने दरवाजा खोल दिया है कि आपकी जनता तो पैलेस्टाइन के साथ है, आपकी आवाम चाहती है कि इन शिकंजे से निकले, तो अभी वो रूलर्स को भी कुछ ताकत मिली होगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि सऊदी और ईरान के नेवल एक्सरसाइज भी हो रहे हैं। प्रिंस सलमान कहीं अमेरिका के दबाव में फंसा भी है। रशिया और सऊदी बहुत करीब आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ओपेक और ओपेक प्लस, क्योंकि पॉइंट है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जो सऊदी हो, ईरान हो, रशिया हो, वेनेजुएला हो, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है, 90% ऑफ ऑयल रिजर्व्स तो हमारे हाथों में है। ब्रिक्स के साथ जो कंट्रीज रहेंगे, जिनको हम लोग पहले नो लाइन मूवमेंट बोलते थे, तो ये जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स है, वो तो 90% तो हमारे पास है। यूरोप अमेरिका में खाली 10% है। ओके, तो ऑयल प्रोड्यूसर्स भी इधर है, बड़े बायर भी इंडिया, चाइना जैसे इधर है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड की अभी जरूरत क्या है? ओके, तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन, जी, मोदी और खामेनेई, और ये जो नया नॉन अलाइंग मूवमेंट जिसको हम लोग आज ब्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये मतलब जो यहाँ के लोग, भारत में लोग जो नेहरू जी पे हंसते थे कि काय का नॉन अलाइंग मूवमेंट आपने बना लिया था, ओके,
ये नॉन अलाइंग मूवमेंट का नया स्वरूप है। ठीक है, अगर आप ये भी देखें कि जो कंट्रीज ने नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाई थी, उसमें राजीव गांधी की हत्या करवाई दी थी, क्योंकि वो वर्ल्ड के अंतिम लीडर थे जो कुछ वेस्ट के सामने खड़े हो सकते थे। इजिप्ट को उन्होंने क्या हाल कर दिया हम लोग देख रहे हैं। युगोस्लाविया के टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। गाना का कोई नाम लेता नहीं क्योंकि क्रूमा भी इन्वॉल्व थे नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाने में, और इंडोनेशिया का फिर भी अभी एक बैलेंस रोल बना है, मगर उस पर भी बहुत सारे प्रेशर है। मगर अभी सभी ताकतें साथ में आ रही है, और फर्क ये है कि इस बार रशिया और चाइना ये मूवमेंट के साथ खड़े हैं। इसलिए बहुत अंतर है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1990 जब ये यूनिपोलर वर्ल्ड बनी, 9/11 के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद ये जो देश पे आक्रमण करते गए, और वो मैं तो मानता हूँ कि 2010 में ही अमेरिका खत्म हो गया था, जब उनका इराक और अफगानिस्तान और ये सब प्लान ही खत्म हो गए थे। सीरिया में भी गए, वो दलदल में वो जाके फंस चुके हैं, वहां भी बदनामी हुए है। लीबिया का तो ओबामा ने बोला मेरी गलती नहीं थी, पाप था उसका। लीबिया जैसे कंट्री को उसने बर्बाद कर डाला। फिर ये सब के कारण आज अमेरिका दुनिया भर में आइसोलेटेड है। ये 4-5 मुल्क अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलते हैं, मगर सब लोग इनसे थक चुके हैं, और उसी में का एक बहुत बड़ा आंसर आया है। ओके, और ये ब्रिक्स में पैलेस्टाइन को लेकर एक स्पेशल सेशन था, और सभी ने कंडेम किया इजराइल को, इंक्लूडिंग इंडिया, और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात जोरों से आई है। तो ब्रिक्स में भी पैलेस्टाइन को लेकर एक अलग से बात हुई है। ये वापस मैं बता रहा हूँ, ये 7 अक्टूबर की बहुत बड़ी सफलता है। उसके दुनिया क्या करे पैलेस्टाइन का, बस वही सब चल रहा था, और नेतन्याहू का चैप्टर ही खत्म हो गया है। मगर उसके बाद 7 अक्टूबर को एक उठाव होता है, और उसके बाद आज चाइना हो, रशिया हो, जहाँ भी आज दुनिया में एक बड़े सम्मेलन हो, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सब जगह पैलेस्टाइन एक अलग से मुद्दा है। और याया सिनवर हो, इस्माइल हानिया हो, सैयद हसन नसरत तो उनके पहले हो ही गए थे, कासिम सुलेमानी, ये सब आज हाउस होल्ड नेम्स हो चुके हैं पूरी दुनिया में, कि इन लोगों के कारण, इनकी शहादतों के कारण आज ये पूरा ग्लोबल चेंज हुआ है, बैलेंस ऑफ पावर। अच्छा, ये बड़ी तब्दीली, ये जो अमेरिका अपने एलाइज मुल्कों के लीडर्स को कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाकर के रोकता है। अभी कुछ साल पहले की एक मिसाल हमें आपको याद है, इंडोनेशिया में जहां मीटिंग हो रही थी जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया इकट्ठे हो रहे थे, वहां भी इमरान खान को नहीं जाने दिया गया था। प्रेशर डाला गया, इमरान खान को नहीं जाने दिया गया, और अब मोहम्मद बिन सलमान को नहीं जाने दिया गया। तो ये ऐसी सूरत में आखिर फिर अमेरिका अपनी मर्जी से कब तक दुनिया चला सकेगा? नहीं, अभी तो नहीं चला पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। वो इसलिए ये जो टर्की में आतंकवादी हमला हुआ, वो एक सब डेस्परेशन है अमेरिका का। जॉर्जिया में इलेक्शन हारे, ओके, मतलब जो रूलिंग पार्टी थी वो जीती, और वो प्रो रशिया है, तो वहाँ की ऑपोजिशन ने मना कर दिया कि हम तो इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम तो यूरोप के साथ जाना चाहते हैं, और ये सर 54% वोट मिला है रूलिंग पार्टी को जॉर्जिया में। ठीक है, तो बहुत बड़ा संघर्ष है अभी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, कि भाई वापस रशिया के साथ जुड़ना है कि ये फालतू यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है। क्योंकि जो मेजर इकोनॉमीज है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सब डूबती हुई इकोनॉमीज है। ओके, अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी 2-3 दिन पहले जब सईद नकवी साहब से मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने इस जंग के नतीजे क्या होंगे उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बताए। मैं आपसे इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि क्या आप किस तरह से सोचते हैं इसका नतीजा होगा? नंबर 1, अमेरिका की मोनोपोली खत्म होगी। नंबर 2, इजराइल का ज़ायनिस्ट नजरिया जो है वो खत्म होगा, वो चलने वाला नहीं है। और तीसरा यह कि फिलिस्तीन तो बनाना पड़ेगा, फिलिस्तीन को बाकायदा बनाना पड़ेगा। ये 3 नतीजे उन्होंने दिए। आपको क्या लगता है इस जंग का नतीजा क्या कुछ होगा? नहीं, यू राइट। अमेरिकन मोनोपोली, मिलिट्री मोनोपोली तो खत्म हो ही चुकी थी, और अभी तो और भी क्लियर है कि अमेरिका की भी हिम्मत नहीं ईरान पे कुछ हमला करने। वो डरे, ईरान से बहुत डरते, पहले से डरते। ओके, दूसरी बात है कि लेबनान में भी कोशिश की कि लेबनान में वो लोग कुछ रोल प्ले करे। मैक्रो वाज प्लेइंग द गुड कॉप, कि हम लेबनान के साथ खड़े, इजराइल को इतना नहीं मानना चाहिए, वगैरह वगैरह। मगर लेबनान में भी वो लोग फेल हुए। वो सुन्नी शिया टेंशन पैदा करना चाहते थे, सिविल वॉर हो जाए, पीछे से फैलेंज और जो सऊदी सुन्नी लॉबी है वो अटैक करे, वो भी नहीं हो पाया। तो छोटे छोटे देश में भी वो लोग फेल हो रहे। जॉर्जिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैंने जैसे बताया। बांग्लादेश की एक अलग केस है, वो कभी और बात करेंगे। मगर पॉइंट के जो मोनोपोली थी, मतलब वेनेजुएला में भी वो लोग ने वापस कोशिश की कि मादुरो को हटाया जाए,
वो पूरे के पूरे फेल हुए। ओके, सो द पॉइंट इज दैट अमेरिकन पॉलिटिकल मोनोपोली इज वीकनिंग डेफिनेटली वेरी रैपिडली। वो तो क्लियर है, यूनाइटेड नेशंस के वोट पे वोट कम लोग देख रहे हैं कि वो दो मुल्क कहाँ खड़े और बाकी के मुल्क कहाँ खड़े। दूसरी बात है कि मिलिट्री पावर करके भी वो, मतलब अमेरिका का रिकॉर्ड है छोटे मोटे गरीब देश को अटैक करता है, बड़े देश के साथ वो लड़ ही नहीं पाता। आज भी रशिया के सामने वो डायरेक्टली यूक्रेन में तो आया नहीं है, वो बिहाइंड पीछे जेलेंस्की के पीछे छिपकर ये सब वार हो रहे हैं। तीसरी बात की जहां तक पैलेस्टाइन की बात है, मैं तो बोलता रहा कि दो ही सोल्यूशन है। आइदर एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो जो दुनिया मान चुकी है, जो यूनाइटेड नेशन में टू स्टेट सोल्यूशन आज भी इजराइल के पास मौका है, ठीक है, जो इस्माइल हानिया ने 2017 में बोल दिया था, 2023-24 ज़िया शिनवर भी मान चुके हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन करो। मैं बार बार रहा कि पैलेस्टाइन की तरफ से कभी कमी नहीं रही है इसको सोल्यूशन के लिए। ये कमी रही है इजराइल, अमेरिका, वेस्ट की तरफ से ही, उन्हीं की तरफ से कमी रही है। अगर वो नहीं होगा तो इजराइल में से जो लोग हैं वो भागते रहेंगे। 6 महीने पहले की रिपोर्ट है कि 5.5 लोग भाग गए थे ड्यूल पासपोर्ट वाले। मैं तो मानता हूँ कि अभी तक 10 लाख हो गया होगा, क्योंकि वो गारंटी नहीं दे पाएगा अभी इजराइल कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। वो सुरक्षा के लिए तो मतलब बोला जाता है कि इजराइल बनाया गया था, वो पूरी झूठी बात है। ओके, मगर पॉइंट इज के अगर आप सुरक्षा नहीं दे पाओगे वहां के लोगों को तो कौन रहने वाला है? इकोनॉमी डूबने वाली है, इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाले, नौकरियां कौन देगा आपको? आपको इन लोग के मतलब वहां से बम निकलते तो सब बंकरों में भाग जाते, ठीक है। ईरान पे हमला किया, कोई बंकर में नहीं गया, मगर ये लोग को तो एक कहीं से एक ड्रोन आता है तो सब बंकर में भाग जाते हैं, इतने तो डरे हुए लोग हैं वहां के। तो द पॉइंट एज ए स्टेट नाउ इजराइल इज नॉट वायबल एनी मोर। और स्टेट करने के पहले उनकी आइडियोलॉजी कोलैप्स होती है। जो फाउंडिंग आइडियोलॉजी है वो जायनिज्म की है, सुपरमिसिज्म, कोलोनियलिज्म, एथनिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड, ये उनकी बुनियादी है। चोजन पीपल ऑफ, ये जो जायनिज्म की आइडियोलॉजी और वो यूनिवर्सल विक्टिम हो कि हम ही विक्टिम है। अरे भाई 22 मिलियन रशियंस बने, उसमें 2 किताब नहीं है, और ये लोग हॉलोकॉस्ट में अभी तक गिनती का पता नहीं क्या हो रहा है, और वो बात ही नहीं होने देते। तो हॉलोकॉस्ट में धर्म बना दिया, सबको ब्लैकमेल करते रहे वेस्ट में। तो जो इटर्नल विक्टिम्स है वो आज के नाजीज बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो विक्टिम फुड वाला कार्ड भी खत्म हो चुका है। अभी 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 हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो रहा है। हारेट्स के, हाँ जी, इजराइल का आ रहा है अभी 2-4 साल का, तो मैंने बोला 2028 तक देखिए क्या होता है। यानी आपको अभी भी उम्मीद यह है कि 2028 तक इजराइल खत्म हो जाएगा? जी जी जी। तो ये अभी एरी शेवित नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, हारेट्स में, उन्होंने पिछले दिनों आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था कि हमें अब चाहिए कि फिलिस्तीनियों को उनका हक दें, और नहीं तो इजराइल अब रहने के काबिल नहीं रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो टेम्पल माउंट के ऊपर मस्जिद अल अक्सा बनी है, ये थियोरी भी बिल्कुल गलत है। वो खुद इजराइल में ये बात कही जा रही है, और जिस किसी ने आर्कियोलॉजी में जस्तजू की थी, तलाश की थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला था। बिल्कुल एक ही तरह की थ्योरी, जैसे बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर, इसी तरह से वहां उनका टेम्पल माउंट। ये तमाशा करते हैं कि किसी को भी बेचैन करने के लिए ऐसी थ्योरी लाओ जो आपके आंखों के सामने कभी नजर ना आए। वही तरीका है। आरएसएस और जायनिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो हम भारत में भी अब देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जनाब मीठी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। शरीफ का एक ही हमको देखना होगा, क्योंकि एक वहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने बोला था इजराइल के, या कोई रबाई है, कि अगर अल अक्सा को गिराना है तो अगली बार जब ईरान मिसाइल का हमला करेगा तो हम लोग भी उड़ा देंगे, अल अक्सा को बोलेंगे ईरान की मिसाइल ने मारा है। तो अभी तक उनका एजेंडा तो चालू है, पागल है लोग। तो ट्रिगर है वर्ल्ड वॉर 3 का, उसके बाद इजराइल तो बचेगा नहीं। वैसे भी इजराइल का भी बचना बहुत मुश्किल है। मतलब वो अभी जो अटैक कर रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो जेट फाइटर्स ड्रोन से अटैक कर रहा है। एक वेस्ट बैंक के एक फ्रीडम फाइटर ने बोला कि मेरे बहुत कम दोस्त बुलेट वुंड से मरे। तो एक फ्रीडम फाइटर के लिए जेट फाइटर ही आता है, ड्रोन ही आते हैं, जमीन में तो ये लोग कुछ मुकाबला नहीं कर पा रहे। और लेबनान के बॉर्डर पे वेस्ट बैंक में भी वो क्लियर है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज इट इज अ वेरी वीक पावर, बहुत ही वीक किस्म की आर्मी है, बहुत ही डरपोक किस्म के लोग हैं। ओके,
और अमेरिकन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसी से सब वो रूम में बैठकर ये सब फायरिंग हो रही है। जमीन पे तो हम लोगों ने देख लिया उनके क्या हाल है। और अब तो इजरायली अरब्स भी बाकायदा फिलिस्तीनियों की मदद के लिए आ गए। जो कल वाकया हुआ, एक ट्रक ने बस स्टैंड पर टक्कर मार करके तकरीबन 30 लोगों को जख्मी कर दिया, शायद एक आध कोई मारा भी गया है। तो ये तकरीबन हर आदमी मोबाइल बम की तरह से काम कर रहा है, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। अटैक किया है वो जो अरब है जिसने ट्रक चलाई है, हाँ। उसने सोल्जर्स पे अटैक किया है, और वो अपनी जगह पे, दे आर नॉट सिविलियंस, दे आर सोल्जर्स। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन दैट अटैक टुक प्लेस, क्योंकि जिस प्रकार होलोकॉस्ट हो रहा है, तो वहां के भी जो पैलेस्टीन लोग हैं, ये इजरायली अरब नहीं है, पैलेस्टीन लोग हैं जो 48 में जो रह गए थे वहां। जी जी जी, जिनको इजरायली सिटीजनशिप मिली थी, लेकिन वो अरब हैं और फिलिस्तीनी हैं। पैलेस्टीन, दे नॉट, मतलब अगर अरब है तो वो पैलेस्टीन अरब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर, ये पैलेस्टीनियन है वहां के। यकीनी तौर पर। बाहर से तो जाहिर है यहूदी आए थे, ये फिलिस्तीनी ही थे यहाँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाले साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।